आफ्टर दैट द थर्ड पॉइंट इज कंपनसेटिंग द वेरियस पार्टी कि विभिन्न पक्षों की क्षतिपूर्ति। जैसे कि पहले बता दिया है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन प्लान में विभिन्न पक्ष जैसे आपके इक्विटी शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, या डिबेंचर्स होल्डर हैं, या आपके ऋणदाता हैं, या लेनदार हैं, क्रेडिटर्स हैं, इन सभी को भी सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। तो जहां तक पॉसिबल है कि इस सेक्रीफाइस के लिए उनको आंशिक क्षतिपूर्ति का सुझाव भी दिया जाना चाहिए। अब आंशिक क्षतिपूर्ति कैसे? जैसे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, उनके द्वारा जो उनकी पेड अप कैपिटल का जो सेक्रीफाइस किया जाए उसकी कंपनसेशन के लिए उनकी लाभांश की दर को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, दिस इट कुड बी अ बेटर ऑप्शन कि अभी वो इससे क्या होगा, वो डिविडेंड लेने के लिए वो ज़्यादा सेक्रीफाइस कर सकते हैं। कि इसको कंपनसेट कैसे करेंगे उनके सेक्रीफाइस को, कि उनको ज़्यादा डिविडेंड दिया जाए, ज़्यादा हाई रेट से लाभांश की दर को आप बढ़ा रहे हो, ताकि इन फ्यूचर में प्राप्त होने वाले डिविडेंड की कुल राशि उनकी घटी हुई जो उन्होंने पेड अप कैपिटल का जो सेक्रीफाइस किया उसके लगभग बराबर हो जाए। ठीक है, उसके बराबर प्राप्त हो सकेगी, जो कि उनके जो मेन कैपिटल पर प्राप्त होगी। अब ये तो बहुत छोटा सा सिंपल है कि उनको सेक्रीफाइस, अगर आप उनसे सेक्रीफाइस ज़्यादा करवाना चाहते हैं तो उनकी डिविडेंड की रेट बढ़ा दीजिए। सिंपल शॉर्टकट फॉर्मूला, ठीक है, तभी वो सेक्रीफाइस करेंगे। अब इसी तरह जो ऋणदाता हैं या आपके जो डिबेंचर होल्डर हैं, उनके द्वारा भी जो उन्होंने जो सेक्रीफाइस करा है उसकी कंपनसेशन के लिए ब्याज की दर को बढ़ाया जा सकता है। भाई जो डिबेंचर्स होल्डर है उनको हम इंटरेस्ट देते हैं डिबेंचर्स पर, जो उनकी रेट्स होती है। जिस तरह हम डिविडेंड के रेट को बढ़ा सकते हैं उसी तरह हम इंटरेस्ट के रेट को भी बढ़ा सकते हैं। पर ये तभी है जब संस्था में इन सब को एडजस्टमेंट करने के बाद कुछ समय के बाद संस्था प्रॉफिट की सिचुएशन में चली जाए, तभी दे सकते हैं। अदरवाइज तो नहीं दे सकते। उनको हम प्रॉमिस भी कर दें तो हम उस चीज को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। या फिर क्या कर सकते हैं हम, या फिर हम ये कर सकते हैं कि उनके सेक्रीफाइस के बदले कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स हैं उनको इशू कर सकते हैं। अब इन इक्विटी शेयर्स अंशों पर भी भविष्य में जो लाभांश प्राप्त होगा, हमने क्या किया, उनके सेक्रीफाइस के बदले उनको इक्विटी शेयर इशू कर दिए हैं, यानी कि उनको कुछ पार्ट के लिए ओनर बना लिया, एक तरीके से हमने इसको सहभागी बना लिया है। तो उससे क्या होगा, जो डिबेंचर्स होल्डर हैं या हमारे जो लोन प्रोवाइडर हैं, ठीक है, हमारे क्रेडिटर्स हैं, उनके ब्याज की लगभग क्षतिपूर्ति हो जाएगी। कि उनको अब हमने क्या पैसा नहीं दिया, उनको हमने क्या कर दिया, उनको इक्विटी शेयर इशू कर दिए। देखो तरीके सारे हैं कि या तो वो उसको पैसे दे दे, ठीक है ना, भविष्य में उसको कैश दे दे, या फिर वो क्या करे कि भाई कैश दूंगा तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देता हूँ या आपको डिविडेंड ज़्यादा दे सकता हूँ। अगर वो नहीं चाहता कि भाई कैश वापस जाए तो वही शेयर्स इशू कर देगा। तो इस तरह से उसकी कंपनसेट हो जाएगी, जो उसको ब्याज की अमाउंट है वो भी कंपनसेट हो रही है और उसको उसकी तरफ से कुछ ज़्यादा अमाउंट जा भी नहीं रहा है। अब इस केस में फिर क्या है, जो क्रेडिटर्स हैं, जो लेनदार हैं, लेनदारों द्वारा किए गए सेक्रीफाइस के लिए, अब क्योंकि लेनदार भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए त्याग के लिए कंपनी को या तो उनकी शेष राशि का तत्काल नगद भुगतान कर देना है, या तो उनको कैश में वो इमीडिएटली पेमेंट कर दे, या कंपनी द्वारा वही सेम प्रोसेस इक्विटी शेयर्स इशू कर दे सकती है। तो इस प्रकार क्या होगा कि जो ऋणदाता हैं, जो डिबेंचर्स होल्डर हैं या क्रेडिटर्स हैं, कंपनी की इक्विटी अंश पूंजी में हिस्सा प्राप्त कर लेंगे। अब वो भी क्या बन गए, इक्विटी शेयर होल्डर। पहले क्या थे, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर या डिबेंचर्स होल्डर, पर अब वो क्या इक्विटी शेयर होल्डर बन गए हैं और अंशधारियों की सभा में मत देने का अधिकार रखेंगे, क्योंकि बिकॉज दे आर बिकमिंग equity shareholder now, that means they have to get the right to vote in the meetings. कंपनी की नीति निर्धारण में भी अब कंपनी की जो पॉलिसी होंगी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और साथ में जो भविष्य में लाभांश प्राप्त करने के भी अधिकारी हो जाएंगे। तो इट कुड बी द बेनिफिशियल फॉर द क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। उनको फायदा हो गया इससे लिए। अब कंपनी को अगर कंटिन्यूस लॉस हो रहे हैं तो ये देखा जाता है कि जो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं उन पर कई पिछले वर्षों से लाभांश की जो घोषणा नहीं की गई है, कि डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो ये जो अमाउंट है ये भी कंपनी के बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर कंटीजेंट लायबिलिटी के रूप में प्रकट हो रही है।
तो कंपनी की जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन प्लान है बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि डिविडेंड की इस एरिया को, ठीक है, जो एरिया डिविडेंड हुआ है आपका लाभांश की इस बकाया राशि के लिए पूर्वाधिकार अंशधारियों की कुछ ना कुछ क्षतिपूर्ति जरूर की जाए। क्योंकि क्या कर रहा है, आपने डिक्लेयर किया है पर उनको दिया नहीं है और वो एक कंटीजेंट लायबिलिटी के रूप में आपकी बैलेंस शीट में लिखे जा रहे हैं। अब क्योंकि इनको भी आपको कंपनसेट करना है तो क्या करोगे, तो इस कंपनसेशन का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जो लाभांश की बकाया राशि का एक निश्चित प्रतिशत या कह सकते हैं कि 60 से 75% का ही सेक्रीफाइस करवाया जाए, इतना ही सेक्रीफाइस करवाए और शेष जो डिविडेंड है उसके अमाउंट के लिए कंपनी के इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए जाएं, ताकि इन अंशों पर भविष्य में लाभांश प्राप्त होने की आशा भी उत्पन्न हो जाए। अब देखिए उसने क्या किया, अपने कैपिटल को भी मैनेज कर लिया और इनको इक्विटी शेयर होल्डर भी बना दिया। पर इक्विटी शेयर होल्डर बनने का सबसे बड़ा नुकसान ये हो जाएगा कि कंपनी को प्रॉफिट होंगे तो देन दे हैड दैट मीन्स अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहे हैं दैट मीन्स दे हैव टू गेट द राइट द डिविडेंड, अदरवाइज दे डोंट क्लेम फॉर द डिविडेंड। तो ये बहुत सोच समझ कर करना चाहिए कि ठीक है संस्था इक्विटी शेयर होल्डर बनाने के लिए एग्री कर रही है, पर उसके बावजूद अगर प्रॉफिट होगा तो ही उसको मिलेगा, अदरवाइज दे डोंट क्लेम फॉर, दे कांट क्लेम फॉर डिविडेंड। ठीक है, तो ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो इक्विटी शेयर होल्डर बनना चाह रहे हैं या नहीं। आफ्टर द फोर्थ पॉइंट इज एस्टिमेटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल फंड्स एंड कैश, कि अतिरिक्त कोष रोकड़ राशि की आवश्यकता का अनुमान लगाना। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की कोई भी योजना उस समय तक सफल नहीं होगी जब तक कि वर्किंग कैपिटल, आप यू बेटर नो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, की संस्था को अपने डेली डे टू डे लाइफ के कामों के लिए कैश की जरूरत पड़ती है और उसको वो किस तरह से मैनेज कर ले। तो ये योजना आपके संस्था की जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की योजना है वो तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक कि वर्किंग कैपिटल व स्थायी संपत्तियों के लिए, फिक्स्ड एसेट के लिए एडिशनल धन की आवश्यक व्यवस्था ना की जाए, एडिशनल फंड या कैश की अरेंजमेंट नहीं की जाए। क्यों? क्योंकि जब कंपनी निरंतर हानि हो रही है कंपनी को, तो उस सिचुएशन में कंपनी की जो लिक्विडिटी है उसकी स्थिति प्राय जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है, क्योंकि उसके पास रिटर्न ऑफ करने के लिए है ही नहीं कुछ। तो सामान्यतः क्या होता है कि उसकी जो प्रोडक्टिव एसेट्स होती हैं, उत्पादक संपत्तियां हैं, जैसे प्लांट है, मशीनरी है, उनकी भी पुनर्स्थापना हो जाती है, नहीं हो पाती, सॉरी, उनकी पुनर्स्थापना नहीं हो पाती। क्योंकि देखिए जब आपकी कोई मशीन खराब हो गई है तो आपके पास जब पैसा ही नहीं है तो आप उसको रिपेयरिंग या कुछ उसका री इंस्टॉलेशन भी नहीं करवा पा रहे हो। तो और क्या है, आपकी जो वर्किंग कैपिटल है उसकी भी उत्पाद क्षमता नष्ट हो गई है, क्योंकि आपके पास यू डोंट हैव सफिशिएंट फंड टू रिनोवेट और री इंस्टॉल द फिक्स्ड एसेट्स और लाइक प्रोडक्टिव एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी। तो उस सिचुएशन में जो आपकी प्रोडक्टिव एसेट्स हैं वो उनके पुरानी हो जाने के कारण उनकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, उनकी मेंटेनेंस करवानी पड़ती है, या जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो भी बार बार रुकता है, क्योंकि एक मशीन खराब हो जाती है तो उसकी मेंटेनेंस चाहिए, बट द कंपनी हैजंट सफिशिएंट बैलेंस और कैश टू मेंटेन दैट। तो जब प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो कंपनी को अपने कंपटीटर की कंपैरिजन में प्रति इकाई लागत पर यूनिट कॉस्ट भी ज़्यादा उठानी पड़ रही है। इसलिए पर्याप्त कार्यशील पूंजी के भाव में दिन प्रतिदिन असुविधा भी उत्पन्न होती है। अतः हमें योजना बनाते समय इस बात का भी ध्यान लगाना है कि विभिन्न संपत्तियों एवं परिचालन व्ययों के लिए कितने धन की आवश्यकता है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी डिफरेंट एसेट्स हैं या जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको पूर्ति करने के लिए हमको कितने फंड की नीड है, इसका भी ध्यान रखना है हमको। फिफ्थ पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज फॉर एडिशनल फंड, कि हमको क्या करना है अतिरिक्त कोषों की पूर्ति के लिए भी, कि अतिरिक्त कोषों की पूर्ति करनी है उसके लिए भी हमको सोर्सेज को सिलेक्ट करना है। अब कैसे सिलेक्ट करेंगे, या तो हम नए अंशों का वर्तमान अंशधारियों को निर्गमन कर देते हैं,
कि हम न्यू शेयर्स को इशू नहीं कर रहे, बल्कि जो प्रेजेंट में जो शेयर होल्डर है उन्हीं को ही रीइशू कर रहे हैं। रीइशू नहीं कर रहे मतलब उनको और इशू कर रहे हैं शेयर्स को। या फिर जो प्रेजेंट शेयर होल्डर हैं उनसे अयाचित मांग राशि मांगना, जो अनकॉल्ड अमाउंट है वो राशि हम वापस मंगवा रहे हैं जो प्रेजेंट शेयर होल्डर से, या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे हम लोन प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज फॉर एडिशनल फंड। अब क्योंकि पुनर्निर्माण की योजना करते समय सुझाव देना चाहिए कि आवश्यकता की धनराशि प्राप्त करने के लिए कौन सा स्रोत उपयुक्त रहेगा। जो 5 आपको सोर्सेज बता रखे हैं, तरीके बताए हैं आपको, स्कीम है एक्चुअल में ये आपकी कैपिटल रिडक्शन प्रोग्राम की या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए। तो आपको देखना है कि विच मेथड इज सुटेबल फॉर योर कंपनी इन द पर्टिकुलर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, कि आप इन 5 में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, चाहे आप अपने रिटर्न ऑफ करने के लिए अपने शेयर कैपिटल वाले पार्ट पर यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर उन पर डिपेंडेंट हो जाओ, या आप अपने डिबेंचर्स होल्डर क्रेडिटर्स को करो, या आप जो वर्किंग कैपिटल पे भी ध्यान रखो, या आप एडिशनल आप सोर्सेज ऑफ फंड का भी ध्यान रखो। तो सारे के सारे आपको ध्यान रखना है कि विच मेथड इज सुटेबल फॉर यू एंड योर कंपनी। Thank you so much for watching my video, and this is the last point of this your chapter, internal reconstruction, and your course is almost going to be done or end. Thank you so much.